तरफ ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का एक और मोर्चा लेबनान में खुला हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग ने यहां चारों तरफ तबाही मचा दी है और इस बीच 10 दिन के युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन शनिवार की देर शाम खबर आई कि लेबनान पर फिर से हमले हुए हैं। हमारी टीम लेबनान में है और इजराइल दोनों जगह वॉर जोन में है। आपको लगातार वहां की तस्वीरें और वहां से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। लेबनान का टायर शहर जो इजराइल की सीमा से 12 मील दूर है, इस इलाके में कई हमले होते रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले रिहायशी इमारतों को यहाँ निशाना बनाया गया, जो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। एनडीटीवी के मोहम्मद गजाली आपको इस शहर का हाल दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बहुत बड़ी इमारत होती थी, रेसिडेंशियल एरिया, रिहायशी इलाका होता था। और इस इलाके में बताया जा रहा है कि सीज फायर की जब घोषणा हुई, उससे सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ पर इजराइल ने तीव्र हमले किए और यहाँ पर करीब 60 लोगों की मौत हो गई या उन्हें मार गिराया गया। 60 आम लोग थे। हालांकि इजराइल अपने तरफ से हमेशा ये क्लेम करता रहा है कि वो हिजबुल्लाह के लोग होंगे या हिजबुल्लाह के थे, लेकिन यहाँ पर आम लोग बता रहे हैं कि वो सिर्फ शिया समुदाय से आते हैं, इसलिए उन्हें हिजबुल्लाह का समर्थक नहीं बताया जा सकता। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस इलाके में बड़ी बड़ी मशीनें, जिससे यहाँ पर की चीज़ों को, मलबे को क्लियर किया जा सके और आम लोगों की जिंदगियाँ किस तरह से जंग खत्म कर देता है, ये इसका जीता जागता नमूना है। सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा से सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ पर एक बहुमंजिली इमारत को जमींदोज कर दिया गया और उसमें कई लोगों की मौत हुई, करीब 60 लोगों की मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि अभी भी इस पूरे रबल में, या कह लें ये जो मलबा गिरा हुआ है, इसमें अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस हमले में रिहायशी इमारतों के साथ कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया। इस हमले से जमीन के अंदर मौजूद पानी की पाइपलाइन भी बुरी तरह बर्बाद हो गई। लोगों की जान जाती है। यहाँ पर ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो है पानी की पाइपलाइन है और ये पूरा पाइपलाइन भी डैमेज हुआ, जिसकी वजह से इस इलाके में पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। और अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में कैसे जो रिहैब या रेस्क्यू एफर्ट्स जो कहे जा सकते हैं, वो चलाया जा रहा है। इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और आम जनजीवन जो है वो किस तरह से बर्बाद हो गया है। हालांकि न सिर्फ रिहायशी इलाका, सामने की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट भी थी, जहां पर होटल्स थे, जहां पर लोग रेस्टोरेंट में बैठते थे और वहां पर जो है उसको भी क्षति पहुंची है। ये पूरा इलाका, करीब 500 मीटर का इलाका आप कह सकते हैं, मेडिटेरेनियन के आसपास का, ये पूरा मलबे में बदल चुका है। दक्षिणी लेबनान के नेबती ये इलाके में कई दुकानें तबाह हो गई। इस शहर में इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में काफी नुकसान हुआ है। इस पूरे शोरूम पे हमला हुआ है और ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर आप देखें तो ये एक फूल की दुकान होती थी, फ्लावर शॉप जिसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, और इस पे लिखा हुआ है महाबा रोजेस, यानी यहाँ पर शादी ब्याह का सामान जो है वो बेचा जाता था, फूल गुलदस्ते बेचे जाते थे। और आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। यहाँ देखें ये इस पूरे इलाके की क्या हालत हो गई है नबतिये में। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शायद अब जो ये युद्ध विराम हुआ है लेबनान और इजराइल के बीच में, इससे अस्थायी शांति आ सके। हालांकि लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से लोगों को कहा जा रहा है कि वो नबतिये या टायर नाम का इलाका, साइदोन नाम का इलाका जो इजराइल के सीमा पर स्थित है, वहां वापस ना जाएं, क्योंकि हिजबुल्लाह का मानना है कि हर बार युद्ध विराम की बात होती तो है, लेकिन इजराइल हमेशा उस युद्ध विराम को तोड़ देता है। इजराइल लेबनान सीमा पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता। इस इलाके में सीज फायर के बाद अभी हालात काबू में नजर आ रहे हैं। हमले फिलहाल रुके हुए हैं। मैं अपना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना हूँ, नॉर्मल जैकेट पहन के यहाँ पे सरहद पे खड़ा हूँ, क्योंकि शायद कुछ घंटे पहले बिना बुलेट प्रूफ पहले
तो ये अपने आप को खतरा इन्वाइट करने के बराबर होता। लेकिन मैं बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के इस समय खड़ा हूं, नॉर्मल जैकेट पहने हुए, और रिपोर्ट कर रहा हूं उस इलाके में, क्योंकि यहां पे खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दुश्मन की नजर पूरा इस इलाके पर रहती है। हमने देखा है कि जैसे ही सीज़फायर अनाउंस हुआ उसके बाद जरूर दोनों तरफ से उल्लंघन हुआ, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे शांति है। ना ही किसी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, ना किसी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, ना ही कोई टैंक मूवमेंट नजर आ रहा है, और ना ही कोई मिसाइल फायर हुआ है। ये 10 दिन के लिए जो टेम्पररी ट्रूस अनाउंस किया गया है, लोग चाहते हैं कि परमानेंट ट्रूस बन जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा? लेकिन ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा नहीं है अभी लोग। उनको लगता है कि ज्यादा देर तक यहाँ पे अमन रहता नहीं है, क्योंकि जब पास्ट एक्सपीरियंस है उनका बहुत बुरा है। जब कभी यहाँ पे सीज़फायर अनाउंस हुआ है, कुछ ही मिनटों में देखा है सीज़फायर को उल्लंघन हुआ और कोई ना कोई वजह ढूंढ ली है एक बार फिर से यहाँ पे रॉकेट दागने की या वहां पे बम्बारमेंट करने की। लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, यहाँ पे सीज़फायर रहे और बिना किसी परेशानी के वो अपने घरों में रह सके, और जो अपने घर को छोड़ कर गए हैं वो अपने घरों में वापस आ सके। फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन सीज फायर के खत्म होने के बाद क्या कोई रास्ता निकलेगा या फिर से जंग के हालात बनेंगे, ये देखना होगा। इस बीच एनडीटीवी लगातार आपको ग्राउंड से हर रिपोर्ट दिखा रहा है। लेबनान से मोहम्मद गजाली और इजराइल लेबनान बॉर्डर से प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वो युद्ध क्षेत्र से आपने देखी ये ग्राउंड रिपोर्ट मोहम्मद गजाली और प्रदीप दत्ता की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश की, वहां की समस्याओं की। वेदांता पावर प्लांट हादसे में जो लोग मारे गए, मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फटने के बाद ये हादसा हुआ था और इस हादसे की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। दूसरी तरफ कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के बाद अब उसकी संवेदनहीनता की कहानी भी सामने आई है। एनडीटीवी ने इस हादसे के चश्मदीद से, यानी कि जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से होते हुए देखा, उन लोगों से भी बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 14 अप्रैल को एक भयानक हादसा हुआ। पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 24 लोगों की मौत हो गई। ये सामने आया कि पिछले 1 साल के दौरान इस प्लांट में कई बार तकनीकी खराबियां सामने आई थी। यहाँ तक कि हादसे से करीब 10 दिन पहले भी तकनीकी समस्या के चलते शॉर्ट शटडाउन लेना पड़ा था। लापरवाही के साथ साथ वेदांता समूह की संवेदनहीनता भी सामने आई है। हादसा स्थल से महज 15 किलोमीटर दूर मृतक के परिवार वालों से मिलने अब तक कोई नहीं पहुंचा। मुआवजे का चेक देने 80 किलोमीटर दूर कोरबा बुलाया गया और 2 घंटे लगातार इंतजार के बाद चेक दिया गया। एनडीटीवी की टीम जब पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो ये सच सामने आया। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, जब मैं कलेक्टर से बात कर रहा था प्रशासन से, कि कंपनी की ओर से जो पैसा था वो दे दिया गया, जो घोषणा की गई थी। हाँ, कंपनी की ओर से जो घोषणा की थी उसमें तुरंत मतलब 5 लाख अकाउंट में डाले थे उसके बीबी के, और उसके बाद 1 दिन बाद मतलब चेक दिए थे। चेक कहाँ पे दिए? चेक कोरबा में दिए थे। कोरबा में? कोरबा में आप लोग को बुलाया गया था? हाँ, हम लोगों को बुलाया गया था। सभी वो बोला कि हम सभी मृतक के परिजन को बुला रहे हैं, ऐसे बोला, तो हम लोग गए थे। ये कब गए थे आप? हम लोग 17 तारीख को, करीबन 17 तारीख को। आप लोग बोले नहीं कि कोई आ नहीं सकता क्या? हमारे परिवार में इतना दुख घड़ी है, आप लोग पैसा के लिए उतना दूर कोरबा बुला रहे हैं। हाँ, तो हम लोग वैसी नहीं बोले, लेकिन जो परिजन थे ना उसके साथ में, और वो जो लड़का काम कर रहा था वो बोला कि बुला रहे हैं तो जाओ बोला। हादसे में मारे गए ठंडा राम की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग है कि वो कंपनी बंद की जाए, जिसकी लापरवाही की वजह से उनके पति की जान गई। अब जो घटना हो गई है वो तो हो गई है, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है? मेरे बाल बच्चों को कौन देखेगा, कौन कैसे पोसेगा उसको? मैं अकेला कैसे पोस सकूंगी? अभी तो मेरी उम्र 26 साल हुई है और छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अब सरकार ने मेरे बच्चे को सबको देखे और मुझे भी अच्छे तरह से पाल पोस के बड़ा करे। वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए धमाके के बाद मंजर भयावह था। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले दिनेश साहू का कहना है कि अगर वह समय रहते खिड़की से नहीं कूदते तो उनकी भी इस घटना में मौत हो जाती।
वहाँ से मैं ना दौड़ कर जहाँ दौड़ा तो मेरा पैर ना थोड़ा मोच हो गया, तो खिड़की से तोड़ के ऐसे मैं बाहर निकला हूँ अपना जान बचाकर। आपको किस तरह से राहत दी गई उस समय जब आप भागे, कब आपको होश आया, क्या कुछ? तो मैं जब दौड़ रहा था, मैं उतना टाइम मेरे को पता नहीं चला कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी हो गया, कि मैं जब अपने नीचे आया ना 0 मीटर में, तो अब मैं वहीं सो गया। फिर वेदांता के एम्बुलेंस वगैरह आए और मेरे को उठा कर ले गए वहाँ मेडिकल में। फिलहाल जांच टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत इकट्ठा किए हैं और प्रबंधन से जुड़े लोगों, कर्मचारियों और अधिकारियों से भी पूछताछ की है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। छत्तीसगढ़ से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस हादसे में जो मारे गए, इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, उनके साथ इंसाफ हो, उन्हें कम से कम परिजनों को मुआवजा मिले। इन तमाम मुद्दे पर, इस हादसे पर सख्ती के डीएम से बात की है हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने। सुनिए कि अब तक आखिर इस पर क्या कार्रवाई की गई है। अमृत विकास तोपनो वहां के डीएम है। एफआईआर कितने लोगों के खिलाफ की गई है, नामजद अगर कुछ लोगों के नाम कौन कौन है? देखिए, वर्तमान में जो एफआईआर है वो बेसिकली 19 लोगों के खिलाफ की गई है। एफआईआर में जो है प्राइमरली जो थे, जो चेयरमैन थे, फिर प्लांट हेड था, उनके अगेंस्ट की गई थी। और देवेंद्र पटेल जी। और इसके अलावा कुछ नाम, ये नाम तो सामने आ चुके थे, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम? उसके अलावा और भी कई सारे लोगों के नाम हैं। पर अभी तक जो प्राइमरी रिपोर्ट में आ रही चीज़ें कि एकाएक प्रोडक्शन लोड काफ़ी बढ़ाया गया, ऑपरेशनल फॉल्ट हुए, पीए फैन जो है वो भी बंद हुआ था, ख़राब हुआ था वो घटना, और उसके बीच में 3 बार ऐसी खामियां दर्ज की गई। बावजूद इसके प्रोडक्शन जारी रखा गया और बढ़ते क्रम में जारी रखा गया। ये एक वजह अभी प्राइमरी तौर पर जो प्राथमिक रिपोर्ट है उस पर जिक्र हो रहा है। अभी तक का 4-5 दिनों में और कुछ डेवलपमेंट इसमें? देखिए, जो जाँच टीम आई थी उस समय मैं खुद मौजूद था। वो बेसिकली कंट्रोल रूम में बैठ के जितने भी लॉग्स थे, बेसिकली प्रेशर लॉग्स, टेम्परेचर लॉग्स, वो सारे मॉनिटर हो रहे थे। उसमें ये जाना चाह रहे थे ये लोग कि फ्लक्चुएशंस कैसे हुए थे। जो फ्लक्चुएशंस थे किसी भी सिस्टम में, थर्मल सिस्टम में टेम्परेचर प्रेशर जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो वो कर्व्स और ग्राफ्स वो देखने की कोशिश कर रहे थे और उनके वेरिएशंस में वो सवाल पूछ रहे थे प्रबंधन से कि हुआ क्या था, कैसे था, क्या नहीं था। तो ये डिस्कशन मेरे सामने हुई थी, इसलिए मैंने आपसे साझा की। लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण था, क्या नहीं था, इस पे जो है अभी तक कंक्लूसिव रिपोर्ट आई नहीं है। जब वो रिपोर्ट कंक्लूसिव आएगी तभी कुछ बोलना उचित पाना होगा। जी जी, बिल्कुल। एक लॉग बुक का भी जिक्र हो रहा है कि जो 10-10:30 बजे के आसपास उस दिन घटना के सुबह और नोट डाउन किया गया था पीए फैन के खराब होने या कुछ उसमें तकनीकी खामी को लेकर, उसको भी कुछ सैंपल के तौर पर जब्त तक किए गए हैं अभी तक? जो देखिए, अभी तक जो जांच टीम डिस्ट्रिक्ट द्वारा गठित की गई थी मैजिस्ट्रेट के अंदर, एसडीएम के अंदर, उसमें अभी बेसिकली केवल रिकॉर्ड्स अवेलेबल करने के लिए हमने बोला है। अभी तक उनको स्टडी करके हमने नहीं किया है। कारण क्या था, अभी हमारा पूरा जो फोकस था वो बेसिकली फर्स्ट था रिलीफ, दूसरा था रिहैबिलिटेशन, तीसरा था जिनके लॉसेस हुए हैं उनको हम कैसे सेटल कर सके। अभी जो है हमने बहुत हद तक जो है उसमें बेसिकली